जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कोई होमवर्क दिया था क्या? कोई तो दिया होगा। क्या दिया था? एक क्वेश्चन दिया था, कौन सा दिया था फटाफट? अच्छा, ये वाला दिया था। देख लेते हैं इसको। 2a plus b gives c if initially time t is equals to 0 पर ये 2, ये 2, ये 0, टाइम t is equals to t इक्विलिब्रियम पर। अपन बाद में बात करेंगे, पर पहले उससे पहले अपन ऑप्शंस लिख लेते हैं। na लेस देन nb, nb लेस देन nc, na लेस देन nc, nb ग्रेटर देन nc। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सबका फर्स्ट आ रहा है। आंसर फर्स्ट भी होगा और फोर्थ भी होगा। अब इधर देखो, सुनना ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, ये इनिशियली बोला जा रहा है आपको कि ए और बी के मोल कितने हैं? दो दो मोल हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, मैं मान लेता हूं टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर, मैं यहां पर क्या लिखूं? 2 माइनस एक्स लिखूं, 2 माइनस 2x लिखूं, या 2 माइनस 3x लिखूं? 2 माइनस कुछ भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं मैं। बात समझ में आ रही है? अगर अल्फा के टर्म्स में लिखता तो 2 माइनस 2 अल्फा लिखता। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, सिंपलिसिटी के लिए अपन क्या लिखेंगे? 2 माइनस 2x लिखेंगे जो आप बोल रहे हो, और इसको क्या लिखूंगा? 2 माइनस एक्स, और ये कितना होगा? x। ये बात समझ में आ रही है? तो एक बात मुझे बताओ, सुनना ध्यान से। इनका इनिशियल अमाउंट सेम है, इनका इनिशियल अमाउंट सेम है, पर स्टोइकियोमेट्री देखकर यह पता लग रहा है कि ये दुगुनी रेट से खत्म होगा, ये इसके रिस्पेक्ट में दोगुनी रेट से खत्म होगा। खुद देखो, जितने टाइम में ये 2 मोल खत्म करेगा, उतने टाइम में सिर्फ ये 1 मोल ही खत्म होगा। ये बात समझ में आ रही है? पर अगर मैं बात करूं, इनिशियली दोनों सेम है, इनिशियली दोनों सेम है। अब जब ये खत्म होने की बात पर आएगा, तो ये दुगनी रेट से खत्म होगा, ये इसकी आधी रेट से खत्म होगा। मतलब मैं कह सकता हूं, मोल किसके ज्यादा होंगे? बी के या ए के? बी के मोल ज्यादा होंगे, मतलब ये सही हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आती है? क्लियर है सभी को? मतलब एक चीज तो अपन ने कंक्लूड कर दी, मोल्स ऑफ बी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ ए। और यहां पर दिखाई भी दे रहा है, एक और तरीके से देख सकते हो, यहां पर दिखाई भी दे रहा है कि जो रिड्यूस हो रहा है, इसका कितना पार्ट हो रहा है? 2x, और ये कितना हो रहा है? x। इनिशियल दोनों क्या है? सेम। मतलब मैं कह सकता हूं वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? बी की वैल्यू ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे और देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक और कंक्लूजन निकालते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहां पर x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1 पुट कर दिया तो A0, अगर A0, रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी, पर रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल। मतलब मैं कह सकता हूं x जो होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा, लेस देन 1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो एक और कंक्लूजन अपन ने निकाला, x शुड बी लेस देन 1 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेस देन 1 कुछ भी मान लो। क्या मानू? लेट x इज इक्वल टू 0.9। अगर x इज इक्वल टू 0.9 रखता हूं, तो अब आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? मैं बोल सकता हूं 0.9 इंटू 2 1.8, ये हो जाएगा 0.2। ये 0.9, तो ये 1.1, और ये 0.9। अब एक बात मुझे बता दो फटाफट, बी ज्यादा है सी? बी ज्यादा है। किससे? सी से। मतलब मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ बी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सी। सर, एक और ऑप्शन सही नजर आ रहा है। जब इन दोनों को कंपेयर करें तो सी के मोल ज्यादा नजर आ रहे हैं ए के कंपैरिजन में, है ना? अब सुनना ध्यान से। लेट
x इज इक्वल टू 0.1, रखो 0.1, तो जब 0.1 रखोगे तो ये हो जाएगा 0.2 1.8, 0.1 रखा है ना, ये 1.9 और ये हो जाएगा 0.1। अब आप मुझे बताओ क्या ये सही आ रहा है? इसके लिए करेक्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है? हर कंडीशन में सही नजर आए। ये बात समझ में आ रही है? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट और फोर्थ। सेम क्वेश्चन शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मॉड्यूल में दे रखा है, पर ये उसका प्रो लेवल है। ये वो तो फटाफट हो गया होगा, वो फटाफट हो गया होगा आपसे अगर किसी ने बनाया होगा तो, है ना, किसी ने देखा होगा तो, पर ये उसका प्रो है। ठीक है, हो जाता तो फिर साथ में -1 भी आता। तभी तो कहा ना, ये प्रो मैक्स हो गया अब आपके लिए। सोचने का तरीका है बस क्वेश्चंस को। ठीक है, ये इसलिए भी हार्ड हो गया क्योंकि मल्टीपल चॉइस भी हो गया, है ना। हाँ, कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट समझा दिया था आपको। आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक आएगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक का मतलब क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आएगा। ठीक है, हाँ हाँ, मिटा दूं ये सारा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ली चैटेलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट समझा दिया था पूरा। ठीक है, तो कुछ बातें कर लेते अपन। देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो कहां कहां एप्लीकेबल होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी होगा एप्लीकेबल और फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फिजिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले अपन बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक बात बताओ, ली चैटलियर प्रिंसिपल अपन लगाएंगे कब? जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा या आने से पहले लगाएंगे? जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा और मैंने उस पर क्या लगाया होगा? एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाया होगा। जब इक्विलिब्रियम आ गया है और मैंने एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाया है, तो जो सिस्टम है जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा उस एक्सटर्नल स्ट्रेस को झेलने की जो उसकी टेंडेंसी होगी, जिस तरीके से वो एक्सटर्नल स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बारे में अपन को इंफॉर्मेशन कौन देता है? ली चैटेलियर्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ली चैटेलियर एप्लीकेबल कब है? जब इक्विलिब्रियम आ चुका है और मैंने क्या करा? बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई करा। एक्सटर्नल स्ट्रेस में किस फॉर्म में अप्लाई कर सकता हूं? आइदर इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है, सिस्टम उस इफेक्ट को कैसे पार्शियली ऑफसेट कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? ली चैटलियर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ फटाफट, ली चैटलियर प्रिंसिपल आता है क्या? बिल्कुल साफ साफ बता दो, ताकि फिर अरे यार, चेंज इन, ऐसे लिखो, इफेक्ट ऑफ। सबसे पहले अपन देख रहे हैं, अरे इफेक्ट भी मत लिखो, पहले नाम तो लिख लो चाटू का। चाटेलियर्स प्रिंसिपल। जन्म कब हुआ था? 1850 में। मूछें आपसे भी बड़ी थी और ब्रॉड थी।
जीवनी नहीं पूछेगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। हेनरी लुइस ली चैटलियर इनका पूरा नाम था। सबसे पहले अपन देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि अगर सपोज करो सिस्टम पर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है और मैं क्या कर रहा हूं, सिस्टम में किसी भी स्पीशीज का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं। सिस्टम में किसी भी स्पीशीज का अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं तो सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसके बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब मान लो मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। और मैंने मान लिया कि ये जो हाइपोथेटिकल गैसियस होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, तभी तो लगाएंगे अपन ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो मैंने मान लिया टाइम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होगा। मैंने मान लिया इक्विलिब्रियम पर ए के मोल्स है 2, बी के है 3 और सी के है 4। सर आपने यहां पर मोल वर्ड क्यों बोला? सुनना ध्यान से। अपन यहां पर वेरी क्या करा रहे हैं, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन बाई वी, ठीक है। अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि मैं वॉल्यूम को क्या लेकर चलूंगा, फिक्स लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का इफेक्ट अपन एक्सक्लूसिवली अलग से पढ़ ही लेंगे, वॉल्यूम का इफेक्ट अपन पढ़ेंगे ही, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम को उस समय चेंज कर दूंगा। अभी क्या किसको चेंज कर लूं मैं? मोल को। अब अगर मोल को चेंज करूंगा तो आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन क्या चेंज होगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अपन क्या करेंगे, मोल को चेंज करेंगे, मोल को चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर मैंने वॉल्यूम 1 ले लिया है मतलब मैं कह सकता हूं मोल और कंसंट्रेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल। ये बात समझ में आ रही है? और मैंने बोल दिया इक्विलिब्रियम पर इनके कंसंट्रेशन कितने हो गए, 2 3 4, या मैं कह दूं इनके मोल कितने हो गए, 2 3 4, एक ही बात है। तो आप मुझे बताओ क्या मैं यहां से केसी डिफाइन कर सकता हूं? तो आप मुझे बताओ केसी क्या लिखूंगा मैं बोल सकता हूं केसी इज इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए। और एक्टिव मास यहां पर मैं किसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि केसी लिखा है। वैल्यूज पुट करो, केसी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 6। अब आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन चेंज करने पर क्या केसी चेंज होगा? अरे नो टमाटर। कंसंट्रेशन चेंज करने पर क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा? नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ किस बात पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक किसको डाउट है तो बोलो। अब मैंने क्या करा, इस सिस्टम को डिस्टर्ब करा। कैसे डिस्टर्ब करा? कंसंट्रेशन चेंज करके। किसका कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं, मान लो ए का चेंज करा। ये बात समझ में आ रही है? अब मैंने क्या करा, एडिशन ऑफ 2 moles of A at equilibrium, addition of 2 moles of A at equilibrium। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 2 मोल इक्विलिब्रियम पर A के डाल देता हूं तो क्या इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट करेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा? पता नहीं, मेरे को नहीं पता, ठीक है। हो सकता है कि डिस्टर्ब हो भी गया हो सकता है डिस्टर्ब नहीं भी हुआ हो। इन सब चीजों के जवाब अपन तब दे पाएंगे, इसका रिस्पॉन्ड अपन तब देख पाएंगे जब अपन को पता चले कि ये डिस्टर्ब हुआ भी है या नहीं हुआ है। सपोज करो डिस्टर्ब ही नहीं हुआ तो इसका रिस्पॉन्ड तो अपन निकाल ही नहीं सकते। ये बात समझ में आ रही है? तो टाइम टी इज इक्वल टू टी पर मान लेता हूं कि इक्विलिब्रियम जो है, मैं मान के चल रहा हूं, अभी मुझे पता नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ये हो गया 2 + 2, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। ये उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं जब मैंने जैसे ही ए के 2 मोल डाल दिए, जैसे ही मैंने ए के 2 मोल डाले उस इंस्टेंट पर तो यही रहेगा, है ना। अब आप मुझे बताओ, अपन को पता नहीं है, डाइसी है अपन, कि इक्विलिब्रियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब आप मुझे बताओ मैं के कैलकुलेट करूंगा या क्यू? क्यू कैलकुलेट करूंगा, कर लू क्यू कैलकुलेट। अब आप मुझे बताओ क्यू इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूं एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए।
बोल सकता हूं ऐसे, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर दूं, डायरेक्टली पुट कर दूं, तो मैं कह सकता हूं ये क्या आ जाएगा, 4 into 3 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ गया 3। अब आप मुझे बताओ क्यों बढ़ाए थे? हाँ, मतलब मैं कह सकता हूं क्यों छोटा है के बड़ा है। रानी कहां रह गई, आगे है पीछे? तो आप मुझे बताओ रानी जाएगी कहां, आगे है पीछे? मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मैं कह सकता हूं रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। कैसे पता सर? क्योंकि यहां पर Q और K बराबर नहीं आए। अगर Q और K बराबर आते मतलब इक्विलिब्रियम रिटेन रहता। Q छोटा हो गया है मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है मतलब मैं कह सकता हूं मैंने क्या करा, इस रिएक्शन पर, इस सिस्टम पर एक एक्शन करा। एक्शन कैसे करा, 2 मोल A के ऐड करके, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या करेगी, इस एक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी। कैसे रिस्पॉन्ड करा इसने, फॉरवर्ड में जाके, बैकवर्ड में जाके, फॉरवर्ड में जाके। मतलब रिएक्शन कहां मूव करी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करी। ये रिस्पॉन्ड कब मिला मुझे, जब मैंने इस पर क्या करा, एक एक्शन करा। मैंने इस पर क्या करा, एक एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई करा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को? अब आगे सुनो। अब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आप मुझे बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके करेगी क्या, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी वापस। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके क्या करेगी, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी। मतलब मैं कह सकता हूं जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मतलब मैं कह सकता हूं इसके, अगर मैं बोल रहा हूं एक्स मोल खत्म हुए तो इसके कितने बनेंगे, बनेंगे इसके भी कितने बनेंगे, एक्स। तो मैं कह सकता हूं ये बचेगा कितना इक्विलिब्रियम पर, 4 माइनस एक्स। ये कितना बनेगा, 3 प्लस एक्स। ये कितना बनेगा, 4 प्लस एक्स। ये कब होगा, मतलब मैं कह सकता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद इनके रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर ये हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम पर Q किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर, और K की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर, और 6 की वैल्यू किसके बराबर रख सकता हूं, 4 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स। अब एक बात और मुझे बता दो, ये इक्वालिटी मुझे प्रूव करनी है या प्रूवन है? ये तो प्रूवन है। सर कैसे पता चला प्रूवन है, क्योंकि खुद देखो यहां ये डिस्टर्ब हुआ था, इसने मेरे एक्सटर्नल स्ट्रेस को क्या करा, रिस्पॉन्ड करा। रिस्पॉन्ड कैसे करा, आगे जाके, आगे काहे के लिए जा रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे, और इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। ये अपने एक्स की वैल्यू ऐसे सेट करेगा इस पूरे की वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को? मतलब मैं कह सकता हूं मैंने ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये तो हो गई इसकी मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। अब बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की। क्या हर क्वेश्चन के लिए इतना करेंगे, नहीं इतना तो नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे देखो, रिएक्शन है ए गैस प्लस बी गैस, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस। मुझे एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनते रहना। इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब मैंने क्या करा, इस इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करा बाय एडिंग या बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए। मैंने क्या कर दिया, रिएक्टेंट ए का मैंने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अब अपन कैसे समझना चाहते हैं, एनालिटिकली समझना चाहते हैं। और एनालिटिकली कैसे समझेंगे, ली चैटेलियर के स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या कहता है, पढ़ो एक बार। इफ एन एक्सटर्नल, सब सिंक्रोनाइज वे में बोलना, इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल एडजस्ट इन सच अ वे, सिस्टम विल पार्शियली ऑफसेट। सिस्टम इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि वो उस इफेक्ट को क्या कर दे, पार्शियली ऑफसेट कर दे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में पार्शियली ऑफसेट का मतलब बताया था, पार्टली क्या कर दे, काउंटर बैलेंस कर दे, पार्टली क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर ले। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को? अब सुनना, ये तो मैंने क्या करा, एक्शन करा, ठीक है।
मतलब मैं कह सकता हूं जैसे ही मैंने ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया, मतलब मैं कह सकता हूं जो सिस्टम होगा वो डिस्टर्ब हो चुका होगा, इसका इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो चुका होगा। अब ये जो सिस्टम है इसको क्या करेगा, पार्टली ऑफसेट करेगा, पार्टली क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, इस इफेक्ट को नलीफाई करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे? फॉरवर्ड में जाके ये इफेक्ट न्यूट्रलाइज होगा या बैकवर्ड में जाके? मैं तो कह रहा हूं बैकवर्ड में जाएगी रिएक्शन। सुनना ध्यान से, सुनना एक बार, है ना, पहले गलत समझ लेते हैं, है ना। इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया, कंसंट्रेशन बढ़ाया मतलब मैं कह सकता हूं इसका अमाउंट बढ़ गया, तो सिस्टम इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा कि ये जो इफेक्ट है ये क्या हो जाए, काउंटर बैलेंस हो जाए। अब काउंटर बैलेंस ये कब होगा, ये बढ़कर या घटकर? तो अगर मैं रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो इनका अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा? तो मैं कह सकता हूं रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो काउंटर बैलेंस तो नहीं कर पा रही है, उस इफेक्ट को और इंटेंसिफाई कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जाता हूं तो आप मुझे बताओ ए का अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा? बी और सी का अमाउंट क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके पार्टली ऑफसेट करेगी। ये बात समझ में आ रही है? काउंटर बैलेंस करेगी किसको? मेरे एक्शन को, मेरे एक्सटर्नल स्ट्रेस को। मतलब मैं कह सकता हूं ऑन एडिशन ऑफ या ऑन इंक्रीजिंग concentration of A at equilibrium, on increasing concentration of A at equilibrium, होगा क्या? Reaction will proceed in forward direction. Reaction will proceed in forward direction. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बी का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा सी का कंसंट्रेशन है बढ़ेगा। ये बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी एट ओल्ड इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एट न्यू इक्विलिब्रियम, इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा? न्यू इक्विलिब्रियम पर जो बी का कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ा हुआ होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पर जो सी का कंसंट्रेशन होगा पुराने के रिस्पेक्ट में बढ़ा हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है? किसको डाउट है तो बोलो। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम रिएक्शन के लिए A gas gives B gas plus C gas। अब जवाब आप ही देना। मैंने क्या करा, B का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, ये तो मैंने क्या करा, एक्शन। सिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। क्या इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इस एक्शन को ये सिस्टम क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, इस इफेक्ट को नलीफाई करेगा। नलीफाई कैसे करेगा? इसके अमाउंट को कम करके या बढ़ा के? तो आप मुझे बताओ बी का अमाउंट कम कहां पर होगा, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? अब अगर ये बैकवर्ड में जाके इस इफेक्ट को नलीफाई करेगा तो ए का कंसंट्रेशन न्यू इक्विलिब्रियम पर, सी का कंसंट्रेशन न्यू इक्विलिब्रियम पर। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो। यहां पर अपन बोल सकते हैं रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक और पॉइंट बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये समझ में आ रहा है ना, एक किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा और कहां इंक्रीज होगा? इसका मतलब यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए न्यू इक्विलिब्रियम और ओल्ड इक्विलिब्रियम की बात करें तो न्यू इक्विलिब्रियम पर ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां तक किसको डाउट है क्या? सर एक बात बताओ ना, ए के बारे में बता पा रहे हैं, सी के बारे में बता पा रहे हैं, तो बोलो ना बी के बारे में क्या होगा?
सर आज तक तो इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। सर एक बात बताओ, यहां आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं अपन? सुनना ध्यान से, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपन ने बढ़ाया, बैकवर्ड में जाके ये क्या करेगा? इसको घटाएगा। अपन बढ़ा रहे हैं, बैकवर्ड में जाके क्या करेगा? ये घटाएगा। मतलब ये समझ में आ रहा है, पहले बढ़ भी रहा है और फिर घट भी रहा है। अब अपन को ये देखना है कि इसका बड़प्पन ज्यादा बड़ा है या इसका घटप्पन ज्यादा घटा हुआ है। क्या कह रहे हो? पहले से ज्यादा होगा? अच्छा, देख लेते हैं एक बार। कैसे देखें? वेरिएबल से देखें या एग्जैक्ट डेटा से देखें? डेटा से देखें। ठीक है, सेम रिएक्शन ले रहा हूं। ठीक है, सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन, सेम डेटा। केसी कितना? 6। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, ये तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा? एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। अरे बी ही तो बढ़ा रहे थे अपन, तो मैंने 4 मोल डाल दिए। तो अब आप मुझे बताओ, टाइम टी इज इक्वल टू टी पर ए के कितने मोल होंगे? 2। अरे यही होंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ए गैस पूरा लिख लेता हूं, ए गैस, बी गैस प्लस सी गैस। टाइम टी इज इक्वल टू टी पर ए कितना? 2, बी कितना हो जाएंगे? बोल सकता हूं 3 + 4, और सी कितना हो जाएगा? 4। ये बात समझ में आती है? अब आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर क्यूसी निकाल सकता हूं? क्यूसी क्या हो जाएगा? 4 × 7 ÷ 2, ये हो जाएगा 14। अब आप मुझे बताओ क्यू बढ़ा है के? अगर क्यू बढ़ा है के से, तो आप मुझे बताओ रानी कहां है, आगे है पीछे? अगर रानी आगे है तो कहां जाएगी? मतलब मैं कह सकता हूँ रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्या करना है? इक्विलिब्रियम अटेन करना है, इक्विलिब्रियम अटेन करना है। मतलब मैं कह सकता हूँ रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इक्विलिब्रियम अटेन करना है। और देखो ना, एनालिटिकल अप्रोच और मैथमेटिकल अप्रोच मैच कर गई। पर ये प्रूव करना था क्या? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके क्या करेगी? नया इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। तो मैं कह सकता हूँ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई और इक्विलिब्रियम उसने अटेन किया। ठीक है, अब अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मैं कह देता हूं इसके एक्स खत्म हुए तो इसके भी खत्म होंगे। इसके बनेंगे कितने? मतलब मैं कह सकता हूं अगर इसके एक्स खत्म हुए तो बचे कितने? 7 - x, इसके 4 - x, और ये बनाएगा कितना? 2 + x। अब आप मुझे बताओ, ये जिस स्टेट में मौजूद है, क्या इक्विलिब्रियम आया नहीं आया? आ गया इक्विलिब्रियम। बोल सकता हूं मैं? तो आप मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर Q इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 6, और 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 7 - x इंटू 4 - x डिवाइडेड बाई 2 + x। ये बात समझ में आ रही है? मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाए, क्या मैं कमेंट कर सकता हूं b का कंसंट्रेशन न्यू इक्विलिब्रियम पे ज्यादा है या ओल्ड पर? बस आप प्रे करते रहना, यहाँ पर इसके बहुत अच्छे खासे रूट आ जाए, मेरे को श्री धाराचार्य फॉर्मूला यूज ना करना पड़े। सर ये क्या होता है? इसलिए मैं भगवान से प्रे करो कि आपको यूज ना करना पड़े। अगर इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 12 + 6x इज इक्वल्स टू 28 - 7x - 4x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ ही गया आखिरकार। -11 - 17x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। आपकी प्रेयर कामयाब हुई। एक्स स्क्वायर -18x। हो गए ना यार? टमाटर देखो ना। अरे 1 मिनट रुको।
हो गई। x की वैल्यू आ गई 16 और 1। अब मुझे बताया x16 क्या पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। x की वैल्यू 16 नॉट पॉसिबल। यहां पटको, ये तो नेगेटिव में पहुंच गया, बाकी का कहां से लाओगे, है ना? तो मैं कह सकता हूं ये 16 तो पॉसिबल नहीं है। तो अब आप मुझे बता दो, फटाफट जवाब देना। कंसंट्रेशन ऑफ बी एट न्यू इक्विलिब्रियम, ये कितना है? 7 - x। इसको लिख सकता हूं 7 - 1, 6 मोलर। और मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ बी एट ओल्ड इक्विलिब्रियम, ये कितना था? 3। ये बात समझ में आ रही है? 4 तो अपन ने ऐड करे थे ना, 3। मतलब मैं कह सकता हूं न्यू इक्विलिब्रियम पर बी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा हमेशा। अब इधर सुनते रहना बस ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, ये 6 आया कैसे? सुनना, ये 6 आया है 3 + 4 - 1 करके। अरे ये और भी बहुत सारे तरीके से ला सकता हूं, पर ये काम के डेटा है। सुनना, ये क्या था? इनिशियल मोल्स। ये क्या है? मैंने एक्सटर्नल स्ट्रेस दिया भाई, एक्सटर्नल स्ट्रेस दिया, और ये क्या हुआ? स्ट्रेस रिलीज हुआ। मुझे एक बस बात बता दो, जितना मैंने स्ट्रेस दिया क्या उतना स्ट्रेस रिलीज हो पाया? पार्शियली ऑफसेट। स्टेटमेंट को कोई गलत प्रूव नहीं कर सकता, पार्शियली ऑफसेट हुआ ही है। बात समझ में आया? कंप्लीटली ऑफसेट नहीं होता है, कंप्लीटली काउंटर बैलेंस नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? कंप्लीटली काउंटर बैलेंस करता है, इसका मतलब क्या होता था? पहले था 3, अभी भी होगा 3, पर क्या 3 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है। पार्शियली ऑफसेट का मतलब क्या है? अपन ने एक्सटर्नल स्ट्रेस दिया और पार्टली काउंटर बैलेंस हुआ। मतलब मैं कह सकता हूं अभी भी सिस्टम पर स्ट्रेस तो होगा, है, स्ट्रेस अभी भी है। ये बात समझ में आ रही है? पर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ चुका है, और अपन को क्या करना था? इक्विलिब्रियम पर लाना था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ये लिख लिया सारा? ये मैं डाल दूं? ये तो मैं डाल दूंगा मैं। ये तो लिख लिया होगा आपने? होगा ना? तो ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, ये हमेशा होगा, हमेशा। अपन ने बढ़ाया, रिएक्शन ने क्या करा? इसको डिक्रीज करने की कोशिश करी। पर अगर मैं ओवरऑल वैल्यू की बात करूंगा, ये हमेशा जो स्ट्रेस अपन देते हैं ये स्ट्रेस में ही रहेगा। पार्टली ऑफसेट का मतलब क्या होता है? पार्शियली का मतलब होता है पार्टली। पार्टली मतलब नॉट होली, पूरा स्ट्रेस रिमूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। NaNO3 gives NaNO2 solid, ये भी solid, plus O2 gas। on increasing amount of NaNO3 solid। मुझे जवाब दो, अगर मैं NaNO3 सॉलिड का अमाउंट बढ़ाता हूं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में, या नो इफेक्ट? क्यों? सॉलिड है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने एक आंसर तो सही दिया कि नो इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड है तो क्या हुआ? सॉलिड है तो क्या हुआ? इसका एक्टिव मास कांस्टेंट रहेगा।
अगर मैं NaNO3 का अमाउंट ऐड कर रहा हूं तो जितना अमाउंट ऐड करूंगा उसी प्रोपोर्शन में इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो जो रेशियो होगा मास बाय वॉल्यूम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो रेशियो होगा मास बाय वॉल्यूम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक्टिव मास क्या है, कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर सिंस एक्टिव मास ऑफ NaNO3 remains constant, इसलिए कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। On increasing amount of NaNO2 solid क्या होगा, क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? NaNO2 भी सॉलिड है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, नो इफेक्ट। और नो इफेक्ट क्यों? सिंस एक्टिव मास ऑफ NaNO2 solid remains constant। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ O2 गैस क्या होगा? अगर मैं O2 का अमाउंट बढ़ा दूं, अगर मैं O2 का अमाउंट बढ़ा दूं तो क्या होगा? अगर मैं O2 का अमाउंट बढ़ाऊंगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचते हैं, अपन ने क्या करा, एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई करा। मैं कह सकता हूं सिस्टम डिस्टर्ब हुआ होगा। अब सिस्टम क्या करेगा, इस एक्सटर्नल स्ट्रेस को ऑफसेट करने की कोशिश करेगा, काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा, नलिफाई करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। और ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा एक्सटर्नल स्ट्रेस, इसका अमाउंट और बढ़कर या कम होकर? तो आप मुझे बताइए कम कहां पर होगा, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लास्ट पॉइंट का जवाब दे दो मेरे को। कंसंट्रेशन ऑफ O2 at new equilibrium and concentration of O2 at old equilibrium इक्वल होगा, इक्वल होगा ये। अब सुनना ध्यान से, सर एक बात बताओ, जब यहां पर हुआ था तो इक्वल नहीं हुआ। यहां पर दुर्घटना किसके साथ करी थी अपन ने, बी के साथ। सुनना ध्यान से, घटना किसके साथ घटी, बी के साथ, है ना। अपन ने स्ट्रेस किस पे लगाया, बी पर लगाया। अब एक बात मुझे बता दो, अगर मैं स्ट्रेस बी पे लगा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। घटना इसके साथ घट रही है, दुर्घटना इसके साथ हो रही है, मतलब मैं कह सकता हूं पूरा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है। बोल सकता हूं मैं ऐसा? ठीक है, अब आप मुझे बताओ, स्ट्रेस लगाया इस पर पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, और पूरे सिस्टम ने क्या करा, इस स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करी। और इस स्ट्रेस को रिलीज करने की कैसे कोशिश करी, इसका अमाउंट बढ़ा, इसका अमाउंट घटा और इसका अमाउंट बढ़ा। ये बात समझ में आ रही है? भाई पूरा सिस्टम लग गया था ना इसमें, पूरा सिस्टम लग गया था इसके इफेक्ट को नलीफाई करने में। पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर घटना किसके साथ घट रही है, O2 के साथ। स्ट्रेस किस पे लगा रहे हैं, O2 पे। सब चीजें किस पे हो रही है, O2 पे। पर आप मुझे बताओ क्या सिस्टम डिस्टर्ब हुआ? सिस्टम तो डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। इसके साथ घटना हो चुकी है, इस पर कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा है। इस पर भी घटना घट चुकी है, इस पर भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। ये कह रहा है मैं
दुर्घटना से ग्रसित हूं, मैं दुर्घटना से ग्रसित हूं, मुझे बचाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है क्या तुम पत्थर के बने हो? अरे हाँ, हम ठोस हैं, हम सॉलिड हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जिसके साथ यहां पर घटना घटी है, इसी को अपने आप को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा और इस तरीके से करना पड़ेगा कि इफेक्ट क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए, बराबर होंगे यहां पर। ये बात समझ में आ रही है? अगर आइडियल कंडीशन की बात करूं तो यहां पर इफेक्ट नलीफाई हो रहा है, कंप्लीटली नलीफाई हो रहा है, पर रियलिस्टिक केस में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इफेक्ट नलीफाई नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर भी अपन देख पा रहे थे, क्योंकि यहां पर एक कंसिडरेबल अमाउंट में अपन को चेंज नजर आ रहा था, पर इस केस में नजर नहीं आएगा। आप ऐसे अगर परसीव करोगे तो नजर नहीं आएगा, ठीक है? पर हाँ, ये जो आपने आंसर दिया कि ओल्ड इक्विलिब्रियम और न्यू इक्विलिब्रियम पर O2 का कंसंट्रेशन इक्वल रहेगा, बिल्कुल सही है। रीजन समझ में आ गया? क्लियर है? क्योंकि यहां पर जब अपन ने चेंज करा तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, पूरे सिस्टम ने इसको काउंटर बैलेंस करा ही नहीं। काउंटर बैलेंस किसने करा? इस O2 ने खुद ने अपने आप को काउंटर बैलेंस करा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, यहां पर क्या हो रहा था? क्या क्या हो रहा था? क्या दोबारा क्या मतलब? मैं तो पता नहीं, बहुत कुछ बता दिया यहाँ पे। मतलब एक छोटा मुझे एक पॉइंट तो बताओ, कहां से मैं शुरू करूं? सिस्टम कैसे काम कर रहा था? सिस्टम तो यहाँ तो पहले से लेक्चर से ही काम कर रहा था, सेम ही रिएक्शन चल रही है ना यार। मैं क्या करूं बताओ मुझे? बराबर, वो बराबर कैसे हुआ? मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस पर इफेक्ट डालूंगा तो क्या ये चेंज होगा? ये चेंज होगा। तो इसका इफेक्ट रिड्यूस कौन करेगा? इसका इफेक्ट रिड्यूस कौन करेगा? यहां पर क्या कर रहा था, पूरा सिस्टम लग गया था इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने में। तो थोड़ा सा इफेक्ट इसने झेला अपने आप पर, थोड़ा सा इफेक्ट इसने झेला अपने आप पर, थोड़ा सा इफेक्ट इसने झेला अपने आप पर। मतलब इफेक्ट क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है? अब यहां पर इसी पर इफेक्ट आया है, और इसका इफेक्ट कोई और झेलने को रेडी नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, सॉलिड। तो जितना इफेक्ट डालूंगा उतना ही इसको पूरा खुद को ही कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। यहां तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, पर यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। हेडिंग लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम। वॉल्यूम बताया था, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। समझना तो दोनों में से एक ही है। क्यों? हाँ, यार ये अभी तक नहीं लिखा? ये आपने थ्योरी लिख रखी है सारी पूरी? क्या नहीं लिख रखी? लिख रखी है। हाँ। क्या? मेरे नोट्स समझाने के लिए सही है, क्योंकि मतलब आप प्लानिंग बना रहे हो क्या कि कुछ सालों में हम आपकी जगह, आपकी गद्दी हासिल कर लेंगे? यहाँ इतनी ज्यादा वैसे कमाई नहीं है। डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर हो ना आप, डॉक्टर। मस्त कमाई, मस्त। क्या कह रहे हो? वो तो थोड़ा 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 करके इकट्ठा करते 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 करते, ऐसे इकट्ठा करते 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 आ गई, है ना? इफेक्ट ऑफ, कौन सा बोल रहे थे? वॉल्यूम समझाओ, वॉल्यूम समझा देता हूँ। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इसमें लिखना। देखो, इसको भी समझने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, 5-6 तरीके हैं।
लिख लिया? हाँ, अब आगे सुनो। इसमें एक लाइन लिख लेते हैं अपन, है ना? On increasing volume of system at equilibrium, on increasing volume of system at equilibrium, on increasing volume of system at equilibrium, the reaction will move in the direction, on increasing volume of system at equilibrium, the reaction will move in the direction in which number of moles, in which number of moles, in which number of moles decreases. नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। अब इसको समझते हैं। देखो, एक तरीका तो समझने का ये है, ये लाइन रट लो और धमाधम आंसर निकालो, है ना? अब लाइन क्या कह रही है कि जब भी अपन सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, जब भी अपन सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, यहां पर पता होना चाहिए अपन वॉल्यूम किसका इंक्रीज कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्पीशीज का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब भी अपन वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी, रिएक्शन इस इफेक्ट को उस तरीके से काउंटर बैलेंस करेगी ताकि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब उस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर अपन 3 एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। 3 एग्जाम्पल इसलिए कंसिडर करेंगे क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, एक लेस देन 0 और एक इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 वाली रिएक्शन आपको पता है, PCl5। ये रिएक्शन अपन पूरी केमिकल इक्विलिब्रियम में लेकर ही चल रहे हैं। PCl5 गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है। डेल्टा एनजी लेस देन 0 वाली रिएक्शन बता सकते हो? हेबर्स प्रोसेस, बिल्कुल सही कह रहे हो। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर डेल्टा एनजी क्या है? -2 है, मतलब लेस देन 0 है। अच्छा, मुझे एक और एग्जांपल बता सकते हो जहां पर डेल्टा एनजी 0 हो? बिल्कुल सही कह रहे हो, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एक स्टेटमेंट अभी लिखा है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा। अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है, वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो लाइन क्या कह रही है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा। अब आप मुझे बताओ, यहां पर रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। खत्म। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी अपन क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ गैसेस मोल कितने हैं, अरे बोलो। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? तो आप मुझे बताओ, वॉल्यूम जब बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, ज्यादा। ज्यादा कहां पर है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? तो आप मुझे बताओ, रिएक्शन बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड या नो इफेक्ट? क्यों? क्योंकि यहां पर दिखाई दे रहा है सर, का रिएक्टेंट की साइड नंबर ऑफ गैसेस मोल्स है 2, प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ गैसेस मोल्स है 2। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता रिएक्शन थोड़ी देर के लिए आगे निकल गई और फिर थोड़ी देर के लिए पीछे आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, ये बिल्कुल नो इफेक्ट ही आएगा, नो इफेक्ट आएगा। अच्छा, नो इफेक्ट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ है। बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ है। क्लियर है? ठीक है,
ये तो एक तरीका था, मजा आया इसमें, तो फिर तो बहुत बढ़िया है। ऐसे कैसे 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 ऐसे ऐसे, है ना। ये तो डायरेक्ट तरीका है कि जिसका दिमाग बिल्कुल, वो बिल्कुल अपने दिमाग पे जोर ही नहीं देना चाहता। मैं अपने दिमाग को क्यों परेशान करूं इस छोटे से एग्जाम के लिए, कम कम चीजें डालूंगा, कम कम, है ना। तो उसके लिए तो बहुत जबरदस्त चीज है ये। ठीक है, एक अपन मैथमेटिकल अप्रोच भी देख सकते हैं, है ना। मैथमेटिकल अप्रोच वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। ली चैटले प्रिंसिपल कब लगाऊंगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा। क्या मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूं मोल्स ऑफ PCl3 की पावर 1 मोल्स ऑफ Cl2 की पावर 1 अपॉन मोल्स ऑफ PCl5 की पावर 1 इंचो 1 अपॉन V की पावर डेल्टा एन जी, यहां पर कितना है 1। ये बात समझ में आ रही है, इधर ध्यान दो। और मुझे बताओ ये जो मोल्स है इनके, ये कहां पर है, इक्विलिब्रियम पर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मैंने मान लिया, जब मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, जब मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, तो इनिशियल वॉल्यूम था VI। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, VI। तो मैंने यहां पर लिख दिया VI मतलब V इनिशियल। ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये वॉल्यूम कैसे चेंज करते हैं अपन। ये वॉल्यूम कैसे चेंज करते हैं, कंटेनर से टंकी में डाल दो, ऐसा नहीं। सुनो ध्यान से, यहां पर अपन मान के चलते हैं पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। क्या मान के चलते हैं, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, और ये जो रिएक्शन है गैसियस रिएक्शन है, मतलब क्लोज कंटेनर में होगी। ठीक है, तो इमेजिन करना, ये क्या है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। ये सिलेंडर हो गया, है ना, और ये पिस्टन हो गया। ठीक है, ये इसका बेस हो गया, ये पिस्टन हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाना चाहता हूं तो पिस्टन को ऊपर ले जाऊं या नीचे, ऊपर ले जाऊंगा वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम अपन इंक्रीज कैसे करते हैं, पिस्टन को ऊपर मूव करा के। ठीक है, अब अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं जो वॉल्यूम होगा वो अब VI तो नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने कह दिया कि इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज करा तो वॉल्यूम हो गया VF, VF मतलब V फाइनल। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ क्या एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं फाइनल स्टेज के लिए, QC या KC। QC लिखूंगा, वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो अब अपन को यह नहीं पता कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अपन श्योर नहीं है। डाइसी डाइसी सा मामला है, तो अपन क्या लिखेंगे, श्योरली QC लिख सकते हैं। तो QC अगर मैं लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूं QC क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ PCl3 की पावर 1, मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इनटू मोल्स ऑफ Cl2 की पावर 1 अपॉन मोल्स ऑफ PCl5 की पावर 1 इनटू 1 अपॉन फाइनल वॉल्यूम की पावर 1। ये बात समझ में आती है। अच्छा मुझे बताओ, वॉल्यूम अपन ने कैसे इंक्रीज करी थी, पिस्टन को ऊपर मूव करके। अच्छा मुझे बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है। गैसियस रिएक्शन, क्लोज कंटेनर ओपन कंटेनर, क्लोज कंटेनर। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं पिस्टन को ऊपर ले जा रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या इनके मोल्स में कोई चेंज नजर आएगा, क्या मैंने बाहर से मोल ऐड करे, क्या मैंने मोल बाहर से ऐड करे, क्या निकाले, क्या वॉल्यूम में कोई चेंज नजर आएगा, हाँ, पर मोल में नहीं आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरी टर्म है और ये जो पूरी टर्म है ये सेम है। ये बात समझ में आ रही है। और आप मुझे बताओ, VI ज्यादा है या VF, VF ज्यादा है, मैं कह सकता हूं फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है। अब आप मुझे जवाब देते रहना, क्या ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी वॉल्यूम चेंज करने पर, क्या ये वैल्यू वेरिएबल होगी। अब आप मुझे बताओ VF ज्यादा या कम, अगर VF ज्यादा मतलब डिनोमिनेटर, तो मैं कह सकता हूं ये पूरी वैल्यू, मतलब कह सकता हूं Q क्या हो गया। अब आप मुझे बताओ Q बड़ा या K, Q बड़ा या K, मतलब आप मुझे बताओ रानी कहाँ है, आगे या पीछे, मतलब रानी जाएगी कहां पर, देखो ना, आगे ही जा रही थी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। मैं कह सकता हूं Q इज लेस देन K इंप्लाइज फॉरवर्ड डायरेक्शन।
ये तो मैथमेटिकल अप्रोच हो गई सर। आपने रटवाने वाली अप्रोच बता दी, मैथमेटिकल अप्रोच बता दी, पर हमें तो दोनों से ही नहीं समझना है। तो पहले ही बता देते, मैं नहीं समझाता। हमें तो उस मेथड से समझना है जैसे आपने कंसंट्रेशन में समझाया। कंसंट्रेशन में सर याद करो, आपने समझाया था ली चैटलियर प्रिंसिपल के स्टेटमेंट से। आपने बताया था अपन ने एक्शन करा, सिस्टम इस तरीके से रिएक्शन करेगी कि उस एक्शन को क्या करेगी, पार्टली ऑफसेट करेगी, काउंटर बैलेंस करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी। सर बताओ ना वैसे कैसे होगा? सिर्फ स्टेटमेंट याद है सर हमें तो, और कुछ भी याद नहीं है, और हमें कुछ और याद भी नहीं रखना। तब सुनना, ध्यान से सुनना। एक बहुत बारीक सा पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, बहुत बारीक सा पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा बारीक सा पॉइंट है। अगर वो समझ में आ गया तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगा, इनर्ट गैस भी आ जाएगा, और फिजिकल इक्विलिब्रियम भी समझ में आ जाएगा, सिर्फ उस हल्के से पॉइंट से। ठीक है, उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है नहीं समझ में आए वो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूं डेली लाइफ का, सुनते जाना बस, है ना। आपको भी पॉकेट मनी मिलती है, मेरे को भी पॉकेट मनी मिलती है। पॉकेट मनी मुझे किस फॉर्म में मिलती है? सैलरी के फॉर्म में। आपको कैसे कौन देता है? घर वाले देते हैं, है ना। अब मान लो, है ना, आप यहाँ पर अकेले हो, है ना, आपको सारी अपनी जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज है सारी आप ही को मैनेज करनी पड़ती है, जो भी आपके एक्सपेंसेस है सारे आप ही को देखने पड़ते हैं, आप ही को मैनेज करने पड़ते हैं उसी अमाउंट से जो आपको पॉकेट मनी मिलती है। सेम मेरे साथ भी, जो मेरे को सैलरी मिलती है उसी में मुझे सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं। अब मेरी सैलरी कितनी है? 5,000 रुपीज। मेरी सैलरी कितनी है? 5,000 रुपीज। अच्छा, अभी एक और बात करते हैं, मुझे एक बात बताओ, अपन को क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती है पहले देख लेते हैं, है ना, फिर बाद में करेंगे सैलरी की बात। रेंट मैनेज करना पड़ता है ना। और क्या मैनेज करना पड़ता है? फूड। ठीक है, और क्या मैनेज करना पड़ता है? पेट्रोल, या कभी कभार टैक्सी में भी आते हैं अपन, है ना। और अपन को गिफ्ट्स भी मैनेज करने पड़ते हैं, मूवीज भी मैनेज करनी पड़ती है, डिनर पे भी कभी कभार जाना पड़ता है, कैफे पे भी जाना पड़ता है, लड्डू। रिचार्ज में क्या है? कुछ भी नहीं है रिचार्ज में, है ना, रिचार्ज नेग्लिजिबल अमाउंट है। आगे और क्या है? और क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती है? क्लोथिंग, भाई कपड़े, मेंटेनेंस, दूसरों का नहीं खुद का, है ना। और भाई अपने आप को भी मेंटेन करना पड़ेगा, फिजिकल मेंटेनेंस, है ना, और एक भारी मेंटेनेंस, है ना, वो भी मतलब ये सारी चीजें अपन को करनी पड़ती है ना, किसमें? वो उस सैलरी और अपन पॉकेट मनी में। अब सैलरी कितनी है मेरी? 5,000 रुपीज। सुनो एक मिनट, इधर, ये मंथली की बात करो, पर डे की बात नहीं कर रहा। हाँ, अब इधर सुनो, ध्यान से सुनना, सुनो ना एक मिनट, पर डे भी इतनी नहीं है, इधर सुनो पहले। इन सभी चीजों में ये मान के चलो, पॉइंट समझना है यार, मतलब दूसरों के जीवन में क्यों दखलंदाजी कर रहे हो, है ना। अब ये मान लो कि हर चीज में, हर एक एंटिटी में अपन को कितने स्पेंड करने पड़ते हैं? 1,000 रुपीज। ठीक है, अपन को कितने स्पेंड करने पड़ते हैं? 1,000 रुपीज। ठीक है, अब अपने पास कितने हैं? 5,000 रुपीज। मतलब अपन इनमें से सिर्फ और सिर्फ कितनी एंटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं? 5। ये बात समझ में आ रही है? तो कौन सी करूं? हाँ, रेंट कर लेता हूँ। और कौन सी करूं? फूड, है ना। भाई इतने ज्यादा नहीं है कि ये भी दे सकूं और मूवीज भी दिखा सकूं, है ना। और क्लोथिंग कर लो, और इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, सुनना, ये बात समझ में आ रही है? मतलब मेरी सैलरी 5,000 है, तो आप खुद देखो मैं कितनी लग्जरी इंजॉय कर पा रहा हूँ। 5 लग्जरीज में इंजॉय कर पा रहा हूँ। ठीक है, 5 लग्जरीज में क्या कर पा रहा हूँ? इंजॉय कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज करो मेरी सैलरी स्क्वीज हो गई,
मेरी नहीं, किसी और की हुई है। ये सैलरी कम हो गई है ना, ये सैलरी रह गई 3000। सुनना ध्यान से, पहले कितनी थी 5, तो मैं कितनी लग्जरी एंजॉय कर पा रहा था 5, है ना। अब कितनी रह गई 3। तो अब आप मुझे बताओ, अपना बजट डगमगा गया, इसी के अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को ढालना पड़ेगा। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3000 में मैं 5 लग्जरी एंजॉय करूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्या हुआ यहाँ पर 5000 से 3000 आया, ये मेरे पर एक्शन हुआ, ये मेरे पे क्या हुआ, एक्शन हुआ। तो इस एक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। इस एक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी लाइफ जी सकूं। बोल सकता हूं, मतलब मुझे कितनी लग्जरी चूज करनी पड़ेगी, अब सिर्फ 3। कौन कौन सी रिमूव करूं, सारे आंडू पांडू काम बंद कर दो, है ना, मेंटेनेंस भी बंद कर दो, कोई मेंटेनेंस नहीं करना खुद पे, कहीं फुसफुस फुसफुस कुछ भी नहीं लगानी, रेंट, फूड और क्लोथिंग, बस। ये बात समझ में आ रही है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं अपनी जीवन नहीं जी पा रहा, जी पा रहा हूं। क्या मैं 3 लग्जरी एंजॉय नहीं कर पा रहा, वो भी कर पा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे ही मेरी सैलरी 5000 से 3000 पर आई, तो ये तो क्या हुआ, मेरे पर किसी ने एक्शन लिया। ठीक है, मेरे पर किसी ने एक्शन लिया। अब मैंने क्या करा, इस एक्शन के अगेंस्ट क्या करा, रिएक्शन करा। और रिएक्शन कैसे करा, कि ये जो एक्शन हुआ है इसको मैं क्या कर सकूं, काउंटर बैलेंस करूं, और मैं अपनी लग्जरी, अपनी लाइफ इंजॉय कर सकूं। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, मतलब मेरे पास जब सैलरी ज्यादा थी तो मैं ज्यादा लग्जरी इंजॉय कर पा रहा था। जैसे ही सैलरी कम हुई, मैंने अपनी लग्जरीज को क्या कर दिया, सिस्टम के अकॉर्डिंग या मैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, उसको स्क्वीज कर दिया। पर अभी भी तो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो, गैसेस के लिए, रिएक्शंस के लिए, अल्टीमेटली मुझे केमिकल रिएक्शन पे ही आना है। ठीक है, मान लो कोई गैसियस रिएक्शन है, ए गिव्स टू बी, कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में भर भर के गैसेस भरी पड़ी। कैसे भरी पड़ी है, भर भर के गैसेस भरी पड़ी है। मतलब यहां पर इस कंटेनर में हाईली कंसंट्रेटेड गैसेस मौजूद है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस कंटेनर को स्क्वीज कर दिया। कंटेनर को क्या कर दिया, स्क्वीज कर दिया। वॉल्यूम क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। वॉल्यूम क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब एक बात मुझे बताओ, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, एक सिस्टम एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में था। जैसे ही इस कंटेनर का वॉल्यूम मैं कम करूंगा, ये सिस्टम कहां जाना चाहेगा, ये सिस्टम क्या करना चाहेगा, अपनी लग्जरी को, अपने आप को सिस्टम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग सुकुड़ना चाहेगा या फैलना चाहेगा, और सुकुड़ना चाहेगा। जैसे ही मैं इसका वॉल्यूम कम करूंगा, तो सिस्टम क्या करना चाहेगा, इस एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं, जो एक्शन मैंने करा यहां पर सिस्टम पर, इसको क्या करेगा, खुद को एग्जिस्ट रखने के लिए इसको काउंटर बैलेंस करेगा। और काउंटर बैलेंस कैसे करेगा, फैल के या सुकुड़कर, सुकुड़कर करेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अब आप मुझे बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सुकुड़ेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में सुकुड़ेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, ताकि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाए, कम हो जाए। ये बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने यहां पर अपने आप को काउंटर बैलेंस करा एक्शन के अगेंस्ट, वैसे ही यहां पर गैस ने क्या करा, अपने आप को काउंटर बैलेंस करा। उस एक्शन को, उस एक्सटर्नल स्ट्रेस को क्या करा, पार्टली ऑफसेट करा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूल्स क्या करना चाहेंगे, अपने आप को स्क्वीज करना चाहेंगे, ताकि वो एग्जिस्ट रह सके। जैसे ही अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, तो ये क्या करेंगे, और फैलना चाहेंगे। फैलेंगे कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाकर। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी ये 3000 से 7000 हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी लग्जरी को एक्सपैंड करूंगा या कंप्रेस करूंगा, एक्सपैंड करूंगा। ये बात समझ में आ रही है। जैसे मेरी सैलरी कम होगी, मैं क्या कर दूंगा, कंप्रेस कर दूंगा। ये बात समझ में आ रही है। तो जैसे मैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ाऊंगा, तो ये भी क्या करेंगे, अपना दायरा बढ़ाएंगे। दायरा कैसे बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाकर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बढ़ेंगे, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, वॉल्यूम बढ़ाने पर
रिएक्शन जारी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, वही लिखा हुआ है। वॉल्यूम बढ़ाया, रिएक्शन कहां गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए। ये बात समझ में आती है? क्लियर है बात सभी को? तो क्या मैं स्टेटमेंट से रिलेट कर सकता हूं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम को? क्या अब मुझे और कुछ याद रखने की जरूरत है? नहीं। वॉल्यूम कम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कम होना चाहेंगे। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वो अपना दायरा बढ़ाना चाहेंगे। सैलरी बढ़ेगी, लग्जरी इंजॉय करूंगा ज्यादा। सैलरी कम होगी, कम लग्जरी इंजॉय करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? तो यहां पर अब अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे छोटा सा। इन केस ऑफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, इन केस ऑफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, इन केस ऑफ, क्या कह रहे हो? ये तीनों लिख दिया होगा आपने। यार कर क्या रहे हो आप फिर? फटाफट लिखो इसको। पॉइंट लिखेंगे। इन केस ऑफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, ये तो लिख लिया होगा आपने, है ना? बोलू, in case of delta ng is equals to 0, in case of delta ng is equals to 0, there will be there will be there will be no effect on increasing the volume at equilibrium. There will be no effect on increasing the volume at equilibrium. थर्ड लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें एक लाइन लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये लिख लिया? फटाफट लिखो इसको। क्या लिखोगे अब तो? बोलू पॉइंट, इसमें लिखना on increasing the pressure, on increasing the pressure at equilibrium, on increasing the pressure at equilibrium, on increasing the pressure at equilibrium, the reaction will move the reaction will move in the direction in which number of moles, the
reaction will move in the direction in which number of moles increases या decreases. प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सुनना ध्यान से, आप ही को बताना है. वॉल्यूम का इफेक्ट मत देखो प्रेशर पे, अभी मत देखो. मुझे तो एक बात बताओ, प्रेशर बढ़ा कैसे सकता हूं मैं? पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाके या डाउनवर्ड? अगर मैं पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, अगर मैं पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर और बढ़ रहा है, प्रेशर और बढ़ रहा है. तो आप मुझे बताओ इस इफेक्ट को नलीफाई कैसे करेंगे? रिएक्शन कहां जाएगी? जहां पर ज्यादा मोल हो तो जहां पर कम मोल हो? कम मोल हो. ये बात समझ में आ रही है? काउंटर करा नहीं करा? कर दिया ना काउंटर. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इन विच नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर बढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस. ठीक है, तो मुझे फटाफट जवाब देना. अब ये रिएक्शन है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब सिस्टम इसको काउंटर कैसे कर पाएगा? खुद स्क्वीज होकर. स्क्वीज कहां पर होगा? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम. रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में. बैकवर्ड डायरेक्शन. हाँ, मुझे एक बात बताओ, प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन कहां मूव करेगी? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम. मतलब कहां पर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. हाँ, यहां पर बताओ, प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन कहां मूव करेगी? नो इफेक्ट. नो इफेक्ट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब नहीं होगा. इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब नहीं होगा. ये बात समझ में आ रही है? फील नहीं आ रही सर? रुको एक मिनट दिखाता हूं. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. मुझे एक बात बताना, सुन लो एक बार फिर बाद में लिख लेना, है ना? दो चीजों को अपन रिलेट कर रहे हैं. मुझे एक बात बताओ, प्रेशर बढ़ाऊंगा कैसे मैं? पिस्टन को नीचे लाकर. मतलब ये पिस्टन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. ये पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. मतलब मैं कह सकता हूं जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं? पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर आकर. तो ये पिस्टन यहां पर आ गया. तब आप मुझे बताओ प्रेशर बढ़ा या घटा? प्रेशर बढ़ गया. अब आप मुझे बताओ जब प्रेशर बढ़ा तो एक और चीज में चेंज नजर आया. मतलब वॉल्यूम में कह सकता हूं डिक्रीज हो गया. इसका मतलब यह है कि जब जब मैं प्रेशर इंक्रीज करना चाहूंगा ये ऑटोमेटिकली वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा. या मैं ऐसे कह दूं जब जब मैं वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहूंगा ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? प्रेशर को इंक्रीज करेगा. अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो मतलब अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो. अब वॉल्यूम को डिक्रीज करके जो आंसर आएगा या प्रेशर को इंक्रीज करके जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा. देख लेना. ये बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ, प्रेशर बढ़ाया मतलब वॉल्यूम कम करी. वॉल्यूम अगर मैंने कम करी तो सिस्टम कहां जाना चाहेगा? जहां पर ज्यादा मोल हो या कम? कम. कम कहां पर है? पीछे, बैकवर्ड डायरेक्शन. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, बनाओ फटाफट लिखो. लास्ट फैक्टर पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. और यहां पर एक वापस से रीजन लिखेंगे. बोलू. in case of in case of delta ng is equals to 0,
In case of delta ng is equals to 0, there will be no effect. There will be no effect. In case of delta ng is equals to 0, there will be no effect on increasing the pressure at equilibrium. On increasing the pressure at equilibrium, there will be no effect on increasing the pressure at equilibrium. मिटा दूं ये लिख लिया क्या? नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इसको मिटा देता हूं, है ना। हेडिंग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखो फटाफट, 2 लाइन बोलूंगा मैं यहां पर। बोलू, इसमें लिखना फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस on increasing the temperature the reaction will move in, on increasing the temperature reaction will move in, on increasing the temperature the reaction will move in forward direction. On increasing the temperature the reaction will move in forward direction. मुझे एक बात बताओ बस, ये एंडो या एक्सो? एंडो या एक्सो? अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की मजेदार बात पता है क्या है? इससे पहले जितने भी फैक्टर अपन ने पढ़े ना, वहां पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कुछ फर्क नजर नहीं आया था। पर अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप यहां पर देखो, ये आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन नजर आ रही है, ठीक है। मुझे तो बस एक छोटी सी बात बताना, ये रिएक्शन तभी हो सकती है जब मैं हीट दूं। बोल सकता हूं ऐसे, अगर मैं हीट नहीं दूं तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। ये बात भी समझ में आती है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये जो हीट है ये इस रिएक्शन की वन ऑफ द एंटिटीज है? बोल सकता हूं। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक सब्सटेंस भी तो मान सकता हूं? ये दिया तो रिएक्शन होगी, ये नहीं दिया तो रिएक्शन नहीं होगी। बोल सकता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपन पढ़ क्या रहे हैं? सर अपन तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, आप हीट हीट की बात कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे? 10 डिग्री से ऐसे सोच लोगे 20 डिग्री हो गया, सोच लोगे 50 हो गया, हाँ 50 हो गया, हाँ अब बोलो ऐसे बढ़ाओगे क्या टेम्परेचर? नहीं। टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे? हीट देकर। और हीट कैसे दोगे? बंसन बर्नर से। बंसन बर्नर, याद करो बर्नर लगाए थे अपन ने सोल्यूशन चैप्टर में। ऐसे ही देंगे। अब मैंने क्या करा, रिएक्शन को हीट दी, रिएक्शन को हीट दूंगा तो हीट के कारण रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आप मुझे बताओ, ये वन ऑफ दी एंटिटीज है और मैंने हीट दे दी रिएक्शन को, तो आप मुझे बताओ सिस्टम डिस्टर्ब होगा नहीं होगा? होगा। और सिस्टम क्या करना चाहेगा? इस एक्सटर्नल स्ट्रेस को पार्टली ऑफसेट करना चाहेगा, काउंटर करना चाहेगा, नलीफाई करना चाहेगा इस इफेक्ट को। और इस इफेक्ट को नलीफाई कैसे करेगा? मुझे एक बात बताओ, इस इफेक्ट को नलीफाई करना है, हीट मैंने ज्यादा कर दी, इस इफेक्ट को नलीफाई करना है, तो रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या नलीफाई कर पाएगी? अगर बैकवर्ड में गई तो और हीट बढ़ जाएगी और हीट अप हो जाएगी। तो इस हीट को मुझे यूटिलाइज करना है, इस हीट को मुझे यूज करना है, तो रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेम इसको आप किसकी तरह सोचो? कंसंट्रेशन वाले इफेक्ट की तरह सोचो। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो मैं कह सकता हूं रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट लिखेंगे अपन पॉइंट, लिखो इसको फटाफट। अब पहले तो आप चालाकी से भी लिखते थे, अब तो वो भी लिखना बंद हो गया है। चालाकी छोड़ दी, सुधर गए क्या लड्डू?
ये सब आपने पढ़ रखा है। पढ़ाया गया था तो अच्छी बात है, तो अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, इसमें लिखेंगे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, 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 the reaction will move in backward direction, the reaction will move in backward direction. A gas minus heat, B gas plus C. मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, एंडो या एक्सो? एक्सो। ये बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ, ये हीट यहां पर माइनस के साथ लिखी हुई है, क्या ये इसकी एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए? इसकी एक्चुअल पोजीशन कहां है? रिलीज कहां पर होती है चीजें, रिएक्टर में या प्रोडक्ट में? मतलब मैं इसको और करके क्या लिख सकता हूं, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस प्लस हीट। अब एक बात मुझे बता दो, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कैसे बढ़ाऊंगा, बुनसन बर्नर लगा के। अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया कैसे, बंसन बर्नर लगा के, बंसन बर्नर से क्या होगा, हीट लगेगी, हीट बढ़ेगी। अब मैंने क्या कर दिया, सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराई बाहर से, सिस्टम को क्या कराई, हीट प्रोवाइड कराई बाहर से, मतलब मैंने एक्सटर्नल स्ट्रेस दिया। अब ये सिस्टम क्या करेगा, इस स्ट्रेस को क्या करेगा, ऑफसेट करेगा, इस स्ट्रेस को क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, इस स्ट्रेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे, फॉरवर्ड में जाके, बैकवर्ड में जाके, बैकवर्ड में जाके। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसको डाउट है तो बोलो, है क्या? तब एक और पॉइंट सुनो फिर लिखना, सुनना ध्यान से। याद करो अपन ने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था वेंट ऑफ इक्वेशन में। मुझे तो बस एक पॉइंट बताना, ध्यान से सुनना। वहां पर मैंने आपको बताया था, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस तक, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस तक, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब बढ़ सकता है, जब एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बढ़े और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट घटे। अगर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है मतलब रिएक्शन कर जाएगी फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और याद करो मैंने वहां पर बोला था कि मैं एनालिटिकल अप्रोच आपको इसकी दूंगा वेंट हॉफ इक्वेशन, ली चैटरल प्रिंसिपल में। ये रही, अब तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, रिप्रेजेंटेशन आपको रटा पड़ा है, केमिकल काइनेटिक्स में भी बताया था, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बता दिया। अब तो बस आपको क्या सोचना है, अपन ने हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कहां पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, एंडो में, एंडो में। और एक और पॉइंट बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर मैं टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाता हूं, तो आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा है तो ये घट कब सकता है, जब प्रोडक्ट घटे और रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट घट रहा है रिएक्टेंट बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड है बैकवर्ड। ये रही पुरानी थ्योरी और नई थ्योरी क्या रिलेट कर पा रहे हो? हेंस प्रूव्ड कि मैं सही पढ़ा रहा हूं आपको। ये बात समझ में आ रही है? मॉड्यूल निकालो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस का एडिशन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना? BB1 में किसको डाउट है तो बोलो, BB1 में, BB2 बनाया था नहीं बनाया था? गजब। हाँ, BB2 में किसी को डाउट? BB3 में किसी को डाउट? 3 में भी डाउट नहीं है? BB4 दी थी क्या? होमवर्क में BB4 लिखो, होमवर्क में आप लिख दीजिए BB4 बनानी है, ठीक है? हाँ हाँ, पूरा बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 1 में
1 to 10 किसी को डाउट? 11 to 20 किसी को डाउट? 21 to 33 किसी को डाउट? क्या मैंने 28 जैसा क्वेश्चन आपको करा दिया था? करा दिया था, है ना? 33 तक किसी को डाउट नहीं है? एक्सरसाइज नंबर 1 में किसी को डाउट नहीं है? होमवर्क है आपका 34 से लेकर 53 तक, 34 से 53। एक्सरसाइज नंबर 2 में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। 7 में क्या डाउट है? मतलब डाउट क्या है, क्या नहीं बन रहा है इसमें, वही तो पूछ रहा हूं मैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर अपन T1 से लेकर T2 बढ़ा रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अपन बाय डिफॉल्ट अपन मान के चलेंगे T1 लोअर टेम्परेचर होता है, T2 हायर टेम्परेचर होता है। अगर कहीं भी नहीं देखा दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं। और मैंने स्टेटमेंट में एक लिखवाया भी था, इफ टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1 करके लिखवाया था, मैं स्टेटमेंट में लिखाया था। हाँ बिल्कुल, वेंट ऑफ के नीचे लिखवाया था, ऐसे स्टेटमेंट लिखवाया था। तो अपन बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे T1 लोअर टेम्परेचर होता है, T2 हायर टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 में किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 2 में होमवर्क आप लिखिए, हो सकता है वापस से वही क्वेश्चन मैं बोल दूं, पर सारा मैं बोल रहा हूं आपको क्या क्या बनाना है। सिक्स्थ मत बनाना आप, और 11 और 12 भी मत बनाना। 6, 11, 12 नहीं बनाने हैं, बाकी सब बना देना। एक्सरसाइज नंबर 3 में 1 to 10 किसी को डाउट? 6, 11, 12। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मतलब मेरे को नहीं याद है कि मैंने क्या क्वेश्चन दिया, पर 1 से लेकर 10 तक जितने भी कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने आपको दिया हो, उसमें किसी को डाउट है तो बोल दो। 1 to 10 किसी को डाउट? जो भी होमवर्क में दिया, मतलब मैं ये कह रहा हूँ 1 to 10 में से जो भी होमवर्क में दिया उसमें से किसी को डाउट? 11 to 20 किसी को डाउट? 21 से 30 किसी को डाउट है? 24 क्या हो गया इसमें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मुझे एक बात बताओ टमाटर, आप किस पे डिपेंड करता है? फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर, मतलब दुनिया के सारे फैक्टर्स पे डिपेंड। अब भले ही आप सी को एक्सपेल करो और डी को एक्सपेल आउट कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एग्जामिनर कोई और हाइपोथेटिकल रीजन भी लेकर आ जाए ना, तब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर। और अगर बोल दे इन जनरल तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। 30 तक किसी को डाउट? 31 से 40, 41 से 49 बनाया था नहीं बनाया था? और पूरा बन गया? बहुत बढ़िया है, क्या बात है। अभी रुको 1 मिनट। एक्सरसाइज नंबर 3 का होमवर्क लिखो। 1 बनाना, 3 मैं अभी ली चैटरे प्रिंसिपल का आपको ना वो नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन, है ना? इसके क्या पन्ने प्रैक्टिस नहीं करिए न्यूमेरिकल की। नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30। मैं तो 29 भी बना सकते हो। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 हो ही गया है।
45, 48, 49। हाँ हाँ, दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, है ना? हाँ, परसों के एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू।